गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस चीज़ की हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं एट द एंड वो चीज़ रेडी हो चुकी है, एकदम कम्प्लीटली रूप से रेडी है वो। और वो चीज़ है ये जो आपके सामने पेश है, इनोवेटर्स MSN MCQs बैंक। तो कम्प्लीटली रूप से ये बुक रेडी हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में ही। और इस बुक का कवर डिज़ाइन कैसा रहेगा, ये बाहर से किस टाइप की दिखेगी आपको, फिर इसका पर्पज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है, हमने ये बुक क्यों बनाई है और किस तरीके से ये आपकी हेल्प करने वाली है। एंड देन लास्ट उसके बाद हम आपको इसका इंटीरियर डिज़ाइन दिखाएंगे। इंटीरियर डिज़ाइन मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से अरेंज किए गए हैं, उनके रैशनल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो सब चीज़ की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और फर्स्ट वन बात करने वाले हैं इसके कवर डिज़ाइन की। तो आपके सामने पेश है इसका कवर डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये इसका कवर रहने वाला है पूरा का पूरा, जो सामने से इस तरीके से दिखेगा और बैक साइड से ऐसा दिखेगा, और जो इसका बेस है वो इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये इस टाइप का कवर डिज़ाइन रहेगा। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या लिखा है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव रिव्यू। तो ये नर्सिंग जो स्टूडेंट है उनके लिए, वो भी कॉम्पिटिशन के लिए। देन सेकंड वन, इसका नाम क्या है, इनोवेटर्स MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट सेकंड MCQs बैंक। अब पार्ट सेकंड का मतलब ये है कि जो MSN होती है, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट सेकंड है, वो BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर होती है। और जो पार्ट फर्स्ट है वो BSc नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर चलता है। ओके, अगर आप BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आप समझ गए होंगे GNM के हो, तो मैं बता देता हूँ ये इसका मेन है पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट का मतलब। ओके, तो पार्ट सेकंड के अंदर कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड होने वाले हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट सिस्टम रहेगा आई रहेगा, फिर ईयर रहेगा, फिर देन थर्ड वाला रहेगा नर्व सिस्टम, फिर ओंकोलॉजी, फिर बर्न है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव है, फिर बाइट्स हैं, फिर पॉइजनिंग है। तो लगभग 8 सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, थर्ड ईयर के अंदर जो MSN पार्ट सेकंड है उसके अंदर 8 ही सिस्टम है, मेनली रूप से जो मेजर और इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो हर सिस्टम को इंक्लूड किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया कि कोई सिस्टम छोड़ दिया है। हर टॉपिक, छोटे से छोटा बड़ा से बड़े टॉपिक, हर टॉपिक को इंक्लूड किया गया ताकि हर चीज़ के बारे में आपको पता चले कि कौन चीज़ क्या होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके पर्पज़ की। तो पर्पज़ इसका मेन है, तो पहले पर्पज़ समझने के लिए मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। जैसे आप प्रॉब्लम समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक को बनाने का पर्पज़ क्या है। तो मेजर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या होती है नर्सिंग के अंदर, कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज़ क्या है नर्सिंग के अंदर। तो मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है, इसी के भी कई क्वेश्चन बैंक हमने क्यों बनाया है, तो इसका पर्पज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पूरी बुक का पर्पज़ डिस्कस कर लेंगे। तो MSN का ही क्यों बनाया गया है, तो MSN का इसलिए बनाया गया है क्योंकि MSN है जो नर्सिंग की मेन सब्जेक्ट है। अब मेन सब्जेक्ट कैसे, और ये 50 to 60% पार्ट कवर करती है नर्सिंग का। और इसका मैं रीज़न बता देता हूँ कैसे। अब आप सोच रहे हो कि ये एक ही सब्जेक्ट है, वैसे तो नर्सिंग के अंदर 17 सब्जेक्ट हैं लगभग। तो वो पूरी सब्जेक्ट होने के बावजूद, 17 सब्जेक्ट के बावजूद, ये एक सब्जेक्ट ही इतना पोर्शन कवर कैसे करती है, तो उसके पीछे का मैं रीज़न आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि MSN ना 4 सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होती है। MSN खुद और बाकी 4 सब्जेक्ट और इंटर रिलेटेड होती है इसके अंदर। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाली है वो एनाटॉमी होगी, सेकंड है न्यूट्रिशन, फंडामेंटल, एंड देन फार्मेकोलॉजी। अब ये किस तरीके से होते हैं उनका रीज़न एक एक मैं आपको बता देता हूँ। तो एनाटॉमी क्यों है, क्योंकि हम MSN के अंदर क्या पढ़ते हैं, डिजीज़ पढ़ते हैं। किसी ऑर्गन के अंदर कोई डिजीज़ का मतलब क्या हो रहा है, किसी ऑर्गन के अंदर का फंक्शन अल्टर हो रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, डिजीज़। मतलब कि कोई चीज़ ईज नहीं है, मतलब कि ईज, तो ईज का मतलब क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा है। डिजीज़ मतलब कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ चुका है उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या होता है, उसका मतलब है डिजीज़। ओके, तो अब किसी भी ऑर्गन के डिजीज़ को समझने के लिए उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को हम किसके अंदर समझते हैं, एनाटॉमी के अंदर। तो किसी भी तरीके से कोई आपको उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन समझा दिया जाए तो मतलब आपको एनाटॉमी कंप्लीटली रूप से समझ में आ चुकी है। ओके, सेकंड थिंग, फंडामेंटल से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि हर डिजीज़ के अंदर अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। लेट सपोज कि जो किसी के यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो चुकी है, तो मेनली रूप से वहाँ पे कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं और अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। फिर किसी को खाने में प्रॉब्लम है तो एनजी ट्यूब देते हैं, किसी को गैस्ट्रेस्टोमी हुआ है या फिर जो भी सर्जरी परफॉर्म की गई है
तो उसको एनजी ट्यूब लगाते हैं। तो हर डिजीज़ के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, और प्रोसीजर की जो स्टडी हम करते हैं वो किसके अंडर आती है, नर्सिंग फाउंडेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंडर आती है। तो अगर कोई भी डिजीज़ के साथ साथ अगर प्रोसीजर को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे तो वहाँ से आपकी फंडामेंटल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। ओके, थर्ड बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन क्यों क्लियर है, क्योंकि हर डिजीज़ के अंदर स्पेसिफिक टाइप की डाइट प्रेस्क्राइब की जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गई। ऑलराइट, अब फोर्थ वन बात कर लेते हैं फार्मेकोलॉजी से ये कैसे रिलेटेड है। तो फार्मेकोलॉजी से ये इस तरीके से रिलेटेड है क्योंकि हर डिजीज़ का अपना एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर उस स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट को कोई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे, अच्छी तरीके से समझा दे, तो वहाँ से हमारी फार्मा भी क्लियर हो जाती है। और इस बुक के अंदर यही किया गया है, हर टॉपिक के साथ, हर जो डिजीज़ होने वाली है उसके साथ उसकी ऑर्गन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स, उससे रिलेटेड जो डाइटरी मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड जो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उनको अच्छी तरीके से एक स्पेसिफिक वे के अंदर एक्सप्लेन किया गया है ताकि वो पूरी चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए एमएसएन को हमने चुना है कि एमएसएन को अगर कोई अच्छी तरीके से समझा दे तो नर्सिंग का 50% पोर्शन क्लियर किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई कर नहीं रहा था, तो हमने ये प्रॉब्लम देखी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमने ये एमसीक्यूज बैंक बनाया है। तो आपको समझ में आ चुका होगा हमारा पहला पर्पज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट पर्पज़ की बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि एक ऐसे इक्विपमेंट की, मैं उसको इक्विपमेंट नाम दे देता हूँ, या फिर ऐसे टूल की ज़रूरत या तलाश में रहते हैं कि उनको कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसका यूज़ करके वो सीधे सीधे अपनी ग्रोथ करवा लें, सीधे सीधे पूरी ग्रोथ करवा लें। तो ऐसा कोई टूल अवेलेबल है ही नहीं एक्चुअली में कि सीधा सीधा कोई ग्रोथ करवा दे, यानी कि एक ऐसा टूल हो जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन हो ताकि उसका यूज़ करने के बाद कोई और टूल की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो हमने सोचा कुछ ऐसा टूल बनाते हैं जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, तो उसका सीधा यूज करके अपनी ग्रोथ कर पाएँ स्टूडेंट। ओके, तो ये नेक्स्ट पर्पज़ था। थर्ड पर्पज़ क्या था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो असेसमेंट करना चाहते हैं। तो असेसमेंट कैसे होता है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो असेसमेंट का मतलब होता है कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व आउट करें। अगर वो सोल्व आउट हो पा रहे हैं मतलब अपने को टॉपिक समझ में आ चुका है, अगर वो सोल्व आउट नहीं हो पा रहे मतलब अपने को टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। तो ऐसा कोई भी टूल है ही नहीं जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो जिसके अंदर, ताकि लेट सपोज कि मैंने आज ब्रेस्ट कैंसर पढ़ा है, कहीं से थ्योरी पढ़ ली, अब मैं असेसमेंट करना चाहता हूँ कि मुझे कितना वो समझ में आ चुका है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे हैं, मैं कैसे करूँ असेसमेंट। तो ऐसा कोई टूल है ही नहीं जहाँ पे जाके मैं अपना असेसमेंट कर पाऊँ, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन का मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन हो, कम से कम हर क्राइटेरिया से क्वेश्चन हो, डेफिनेशन से रिलेटेड हो, कोच से रिलेटेड हो, सिम्टम से रिलेटेड हो, डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो हो, तभी तो जाके एक अच्छा असेसमेंट हो पाएगा। लेट सपोज कि 3 ही क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन से एक टॉपिक का थोड़ी असेसमेंट हो पाते हैं। लेट सपोज कि वो तीनों क्वेश्चन सिम्टम से रिलेटेड ही हुए थे, अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे उसके कोच समझ में आए हैं या नहीं, उसका ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं, या उसका जो डायग्नोसिस है वो समझ में आया या नहीं। तो ऐसा कोई टूल है ही नहीं जो कि हर क्राइटेरिया से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हो, अरेंज किया हो, साथ में टॉपिक वाइज भी अरेंज किया हो। ठीक है, तो इसके जो 3 मेन पर्पज हैं ये थे। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर डिज़ाइन की। तो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए ये आपके सामने ये इंटीरियर डिज़ाइन। ओके, तो ये इस टाइप से इस पूरी बुक का लेआउट रहेगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। लेट सपोज कि अपना टॉपिक ये आपको ब्रेस्ट कैंसर पढ़ना है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसको किस तरीके से ये पूरी बुक समझाएगी इसको। तो इसको स्पेसिफिक टाइप से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि क्राइटेरिया, जो फर्स्ट थिंग और जो मेन थिंग होने वाली है इस बुक की वो है कि हर जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है एक टॉपिक से रिलेटेड, उनको क्राइटेरिया वाइज जमाए गए हैं, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, कोज हो गया, साइन हो गया, और डायग्नोसिस हो गया, एंड ट्रीटमेंट हो गए। तो इसके अंदर क्या किया गया ताकि इफेक्टिवली रूप से हर टॉपिक को समझा जा सके। फर्स्ट वन, आप जैसे ही बुक को ओपन करेंगे, लेट सपोज कि आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने और उनको पढ़ने, तो आप जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आप तो वो डेफिनेशन कराएगा। जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे
और उसका रैशनल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, कोच से रिलेटेड। तो जैसे ही आप कोच से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उनके रैशनल देखोगे, तो आपको कोच समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर हो क्यों रहा है। एंड देन उसके बाद आप जो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो वो साइन सिम्टम से रिलेटेड रहेंगे। तो साइन सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने से आपको साइन सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन से सिम्टम्स या साइन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को देखने को मिलते हैं। ओके, फिर डायग्नोसिस इवोल्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करोगे। एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से इसको एक सिस्टम वाइज जचाया गया, हर क्वेश्चन को सिस्टम वाइज अरेंज किया गया है ताकि इफेक्टिवली रूप से पूरे टॉपिक को समझा जा सके। ना कि कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और अपन ने उसका आंसर रट लिया, ना, उसको क्या करना है, इफेक्टिव रूप से अपने को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, ताकि अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए दूसरे बुक की हेल्प ना लेनी पड़े। यहीं से कोशिश की गई है कि आपको 90 to 95% तक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं इस बुक के अंदर, वो सारे टॉपिक को इसी लेआउट के अनुसार, इसी टाइप से डिज़ाइन किया गया है ताकि हर टॉपिक को इफेक्टिवली रूप से और थोरोली रूप से समझा जा सके। एंड अब बात कर लेते हैं इसके आंसर किस टाइप से लिखे गए। तो जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आंसर स्टार्ट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको असेसमेंट करना है तो आप असेसमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हर क्वेश्चन के नीचे आंसर होता है, तो अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते तो आपको आंसर दिख जाता, तो आप असेसमेंट नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। इसलिए क्या किया गया, हर सारे क्वेश्चन पहले अरेंज किए गए, देन उसके बाद उसके आंसर रहेंगे। पहले टॉपिक का क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसका आंसर, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके आंसर। इस तरीके से इसको स्पेसिफिक रूप से डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो इस टाइप से ये इनके आंसर रहेंगे। जैसे कि पहले का आंसर डी है, तो वो क्यों है, इसका ये पूरा रैशनल दिया गया है कि ये पूरा रैशनल है कि किस तरीके से ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। सेकंड जो कोच से रिलेटेड थे, तो उनके आंसर ये इस तरीके से रैशनल दिए गए। तो इसमें एक चीज़ और स्पेसिफिक ये है कि जो रैशनल है उसको कम्प्लीटली रूप से एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी चीज़ आप मिस आउट ना हो सके, आपसे मिस ना हो सके। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि हमारा पूरा पर्पज़ यही है कि पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हम कोशिश करते हैं कि 95% या उससे अबव आपको हर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो इस तरीके से सभी रैशनल को अच्छी तरीके से ओपनली रूप से एक्सप्लेन किया गया है और इजी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं। ये देख लो, जैसे कि ये पूरा इसका है, ये फिर इसका रैशनल, ये पहले इसका सिम्टम्स का रीज़न बता दिया, फिर अदर सिम्टम्स, जो सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो उनके बारे में भी बता दिए। ओके, ये देख लो, इस तरीके से पूरा रैशनल को एक्सप्लेनेशन किया गया हर टॉप क्वेश्चन के। और जैसे ही आप पढ़ लेते हैं पूरे सिस्टम वाइज, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका रैशनल, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका रैशनल, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली रूप से समझ में आ जाएगा। एक बेटर लर्निंग हो पाएगी, ना कि ऐसा हुआ कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर रट लिया ना। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं, जैसे कि 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज, तो आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सी ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा टेमोक्सिफेन सिट्रेट। तो अब इसके आंसर पे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको समझाया गया है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में इस बुक के अंदर हर तरीके सही तरीके से समझाया भी गए या फिर ऐसे ही रैशनल लिखे गए हैं। तो उसका टेस्ट कर लेते हैं अपन। ये लो, तो 12वें नंबर में ए ऑप्शन चुना था, तो सही है अपना, टेमोक्सिफेन सिट्रेट देते हैं। क्यों, टेमोक्सिफेन सिट्रेट इज कीमोथेरेपेटिक एजेंट दैट एक्ट एज एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। तो ये क्या है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग है जो एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट के तरह काम करता है, यानी कि एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने का काम करता है। ओके, अब ये किस तरीके से इसके एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा और किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को रिलीव करता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है। टेमोक्सिफेन सिट्रेट अटैच टू हार्मोन रिसेप्टर इन द कैंसर सेल ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन फ्रॉम अटैचिंग टू द रिसेप्टर। जो कैंसर सेल है ब्रेस्ट के अंदर, वहाँ पे अटैच हो जाएगा ये जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हैं उन सेल के ऊपर। तो अब ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन को अटैच नहीं होने देगा। दिस स्लो द स्टॉप एंड ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर बाय प्रिवेंटिंग द कैंसर सेल फ्रॉम गेटिंग द हार्मोन्स दे नीड टू ग्रो। क्योंकि अब क्या हो रहा था, कैंसर सेल क्यों ग्रो हो रही थी, क्योंकि मेन रीज़न ब्रेस्ट कैंसर का कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है। अब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे टेमोक्सिफेन सिट्रेट अटैच हो गई जाके, अब एस्ट्रोजन को अटैच नहीं होने दे रही है। तो अब एस्ट्रोजन अटैच नहीं होगा तो जो सेल का खाना कौन था, एस्ट्रोजन था। अब एस्ट्रोजन उनको नहीं मिल पा रहा है तो सेल क्या हो जाएंगी,
ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो जाता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इस बुक के अंदर हर टॉपिक के हर क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। ना कि बस ये बता दिया गया है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट और उसका आंसर है टाइमोक्सिफेन सिट्रेट। अब ये क्यों है ये तो पता चलेगा, तभी तो अच्छी लर्निंग हो पाएगी। तो इस बुक की यही खासियत होने वाली है कि हर जो आंसर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि एक बेटर लर्निंग परफॉर्म हो पाए। ना कि रट लिया गया कोई चीज़ को सिर्फ कंपटीशन पास करना है, तो वो रटी हुई चीज़ कभी काम नहीं आती, एक ना एक दिन निकल ही जाती है माइंड से। तो समझी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। तो यही हमारा पूरा मोटिव है इस बुक को बनाने का। और इसी तरीके से इसका ये इस टाइप का लेआउट रखा गया है, डेफिनेशन, कोज, सिम्टम्स और इस तरीके से। ओके, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में कि जो हमने बुक बनाई है वो कौन सी बनाई है, इसका आउटर और इनर डिज़ाइन कैसा रहेगा, कंटेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया है और किस तरीके से ये बुक आपकी हेल्प करने वाली है। सो अगर आप इस टॉपिक को, जो ब्रेस्ट कैंसर जो हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाया है, अगर इसको पूरी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। जो लिंक है वो गूगल ड्राइव के अंदर ओपन होगा। ओके, एंड अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और ये अमेज़ोन पे आ चुकी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसकी डिलीवरी है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और इतना लेट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या है, जो दिक्कत हो रही है डिलीवरी करने में। सो डिलीवरी थोड़े लेट स्टार्ट होगी, बाकी ऑर्डर आप आज ही कर सकते हैं। आज ही ये अमेज़ोन पे अवेलेबल हो चुकी है कम्प्लीटली रूप से। और जो सेकंड जो मेन थिंग ये है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा जो फर्स्ट पार्ट है वो कब आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए वो, और 15 दिनों के बाद आप उसको भी बाय कर सकते हैं। और उसकी एक चीज़ खासियत ये रहने वाली है कि वो थोड़ा लेंथी है, यानी कि जो MSN पार्ट फर्स्ट है वो लेंथी है क्योंकि उसके अंदर 10 सिस्टम है और सिस्टम भी थोड़े लेंथी हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसके 2 पार्ट निकालने की हमारी प्लानिंग है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। ओके, बाकी अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं जब भी उसको वो बन जाती है आपको बता देंगे कि किस तरीके से वो अवेलेबल हो जाएगी आपको। चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।